आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का यूनिट 6 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 6 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने भारत के सामंतवाद के उदय को जाना था, उसकी विशेषताओं को जाना था और विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत थे इसके बारे में हमने जाना था। पार्ट 2 पर हम इसमें मुख्य रूप से इसकी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं। बहुत छोटे वीडियो होने वाला है, बहुत छोटा सिलेबस है, क्योंकि यूनिट 6 का हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ना ही पेपर में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन कभी कभी देखने को यहाँ से मिलता है, तो लेकिन हमें तीनों पार्ट पढ़ना जरूरी है यदि हमें 100% स्कोर करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यूनिट 6 का पार्ट 2। तो सामंती समाज की संरचना देखना है हमें यहाँ पे, इसके सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में देखना है। तो सामंती समाज की संरचना कैसी थी? तो भारतीय समाज एक बहुस्तरीय समाज था। कब? सामंती समाज के समय, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन में, या 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, या गुप्त काल के पतन के बाद कह सकते हैं। इसमें राजा, सामंत, ब्राह्मण, कृषक, भूमिधर, शिल्पी और विभिन्न स्थानीय समुदाय शामिल होते थे सामंती समाज में। सबसे पहले देखिए राजा होता था। तो राजा राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च शासक माना जाता था, लेकिन अनेक क्षेत्रों में उसका प्रशासन स्थानीय शक्तियों और सामंतों पर निर्भर था। सामंती व्यवस्था में सामंत स्थानीय राजनीतिक और सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण वर्ग थे। वे बड़े राजा के अधीन हो सकते थे, लेकिन अपने क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार रखते थे और अपने क्षेत्र को अपने शासन के अनुसार ये लोग चलाते थे, जो होते थे सामंत। याद रखना है यहाँ पे। फिर दूसरा जो सामंत व्यवस्था का अंग आते हैं उनमें ब्राह्मण आ जाता है। भूमि अनुदानों के कारण कई ब्राह्मण ग्रामीण क्षेत्रों में बसाए गए, इससे उनका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ा। ब्रह्मदेय और अग्रहर जैसी व्यवस्थाएं इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हुई। तीसरा अंग समझ सकते हैं कृषक के रूप में सामंती व्यवस्था में। याद रखना, कृषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य उत्पादन शक्ति थे। कृषि उत्पादन से समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक आधार तैयार होता था। कुछ क्षेत्रों में भूमि पर अधिकार रखने वाले स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति भी ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी स्थिति क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती थी। कृषकों की स्थिति याद रखना। फिर जो अगला वर्ग आता है वह शिल्प वर्ग आता है, जैसे जिसमें मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे लोहार, शिल्प वर्ग में लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर और अन्य शिल्पी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और अनेक शिल्पी स्थानीय बाजार और गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते थे। तो ये सामंत व्यवस्था का एक आधार था, या उसकी जो बनावट थी इस प्रकार से होती थी। सामंत व्यवस्था में भारतीय समाज की बनावट कह सकते हैं। निष्कर्ष देखिए इसका कंक्लूजन। इस प्रकार सामंती समाज को केवल राजा और सामंतों का समाज नहीं माना जा सकता है। इसमें राजनीतिक प्रभुता, भूमि, कृषि और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न स्तर मौजूद थे, जिनको हमने अभी समझा हुआ है। कृषकों की स्थिति एवं भूमि अनुदान कैसा था सामंत व्यवस्था में, उसको देखते हैं। सामंती व्यवस्था में कृषक सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक वर्ग था। वह भूमि पर खेती करके समाज के लिए अनाज और अन्य कृषि उत्पाद पैदा करता था। कृषक भूमि अनुदान की व्यवस्था से कृषकों की स्थिति कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई। जब किसी गांव या भूमि का राजस्व किसी अनुदान ग्राही को दिया जाता था, तो उस क्षेत्र के कृषकों से प्राप्त होने वाली कर और अन्य देवताओं का लाभ अनुदान ग्राही को मिल सकता था। इसमें कृषकों पर स्थानीय प्रभुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। याद रखना। तो इस प्रकार से सामंती अर्थव्यवस्था भी देख लेते। तो इसकी सामंती अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। प्राचीन भारत में सभी राजाओं का जो राजस्व का मुख्य आधार है वह हमेशा कृषि ही रही है। भूमि अनुदान के माध्यम से कई क्षेत्रों में नई बस्तियों की स्थापना हुई। कृषि विस्तार में प्रोत्साहन भी हुआ था। जंगलों को साफ करके नई कृषि भूमि तैयार की गई और अनेक स्थानीय समुदायों को कृषि समाज में शामिल किया गया। इस प्रक्रिया से राज्य और स्थानीय प्रभुओं को कृषि उत्पादन से आय प्राप्त होती थी। आगे देखिए कृषि और शिल्प का संबंध भी देख लीजिए। बहुत छोटा टॉपिक है, बस खत्म ही होने वाला है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शिल्पकारों का महत्वपूर्ण स्थान था। लोहार का काम यहाँ पे कृषि उपकरण बनाना था। बढ़ई का काम लकड़ी का काम करना था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था और बुनकर वस्त्र तैयार करता था। तो यहाँ पे लोहार कृषि उपकरण बनाता था, तभी कृषि होती थी। बढ़ई लकड़ी का काम करता था, तो कृषि में ये भी उपकरण काम आते थे जो लकड़ी के होते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो घड़े में अनाज या फिर और चीज़ें रखने के लिए यूज किया जाता था। बुनकर वस्त्र तैयार करता था। इस प्रकार से गांव की भूमिका भी देख लीजिए। यहाँ पे प्रारंभिक मध्यकाल में कुछ क्षेत्रों में गांव आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण इकाई बन गया था। तो यानी सामंतों के समय गांव ही आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण इकाई था। राजा की तरह जैसे शहर होते थे या कुछ मुख्य शहर होते थे, इस प्रकार इसमें नहीं था। इसमें गाँव की भूमिका ज़्यादा थी सामंती व्यवस्था में।
स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादन और शिल्प का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने में होता था। अब इनमें RS शर्मा का मत देख लीजिए और उसके बाद ये खत्म ही होने वाला है। तो RS शर्मा ने इस अवधि में ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को सामंतीकरण की विशेषताओं से जोड़ा है। इनके अध्ययन में सिक्कों की कमी और लंबी दूरी की व्यापार में गिरावट आई थी सामंती व्यवस्था में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आया है। अब देखिए व्यापार एवं नगरों पर सामंतवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो RS शर्मा के अनुसार लगभग 500 से 1000 ईस्वी के बीच कुछ क्षेत्रों में लंबी दूरी की व्यापार, सिक्कों के प्रचलन और नगरीय जीवन में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसे सामंती अर्थव्यवस्था के विकास से जोड़ा जाता है। अब व्यापार और नगरों में किस प्रकार से गिरावट आई है उसको समझते हैं। RS शर्मा के अनुसार जब अर्थव्यवस्था का आधार अधिकाधिक ग्रामीण और स्थानीय होता गया तो लंबी दूरी के व्यापार और बड़े नगरों की भूमिका कुछ क्षेत्रों में कम हुई और यहाँ पे ग्राम महत्वपूर्ण इकाई बनता चला गया। बाद में व्यापार का पुनरुत्थान भी हुआ जिसमें RS शर्मा बताते हैं कि यह स्थिति पूरे भारत पर लागू नहीं होती है। लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत के अनेक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां, नगरों और मुद्रा प्रचलन में पुनः वृद्धि के प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए भारतीय सामंतवाद को हमेशा नगर विरोधी या व्यापार विरोधी व्यवस्था मानना उचित नहीं है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं और ये हमारा खत्म हो जाएगा यूनिट 6 का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत छोटा है, इसको भी पढ़ लीजिए, एक बार देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए और पेपर में स्कोर कर पाएंगे। यह आर्थिक परिवर्तन आगे भारतीय सामंतवाद की प्रकृति और उसके परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण बनता गया। तो ये हमारा खत्म हो जाता है यूनिट 6 का पार्ट 2 भी, ये भी बहुत छोटा पार्ट रहता है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिट 6 का पार्ट 2 भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जल्दी हम यूनिट 6 की पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे और उसी से थोड़ा बहुत पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 जो आना होता है वो पार्ट 3 से ही आता है और कभी कभी पार्ट 1 या पार्ट 2 से आपको देखने को मिल सकता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। PDF के लिए मैंने बहुत कम फीस रखी है, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। PDF पेड है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।